प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 में। और आज आप सभी लोगों के लिए टेट का प्रारंभ कर दिए हैं, टेस्ट पेपर लेकर के आ रहे हैं धुआंधार तरीके से। और पहला है आपके सामने हिंदी वर्णमाला, तो जी जान लगा करके एकदम पढ़िए और इस बार आप सभी लोगों को सक्सेस होना है, सफल होना है, ठीक है। तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहा कीजिए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बताइए जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तुरंत बताइए जी, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तुरंत बताएंगे जी। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्णों की संख्या होती है बच्चा? 52 होती है। कितनी होती है भैया? 52 होती है। और ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है, लेकिन अभी आपसे ये कहा जाए कि व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप क्या बताते हैं? 33 होती है। व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं? 33 होती हैं। और स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं? 11 होती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। धुआंधार तरीके से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस बार झंडा गाड़ दीजिए इस एग्जाम में। तो चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। तो चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो अब आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तुरंत बताएंगे जी। इसको तो बहुत प्यारा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। पहला क्या होता है जी? पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन है। अब आप जान लीजिए स्वरों की संख्याएं कितनी थी? 11 थी। और व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं? 33 होती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो 33 कौन कौन से हैं जान लीजिए। ये हो गया आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। फिर उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं भी जान लीजिए। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, 11 लावा हो गया। और आपका इसी में ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण है, कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। अब देखिए, सारे वर्ग में 5 वर्ण है। का वर्ग में कितने हैं? का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा जा इया। टा वर्ग में टा ठा डा डा अड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इसको मिलाएंगे तो कितना हो गया? 25 ये हो गया और 4 ये हो गया। 25 4 29, 29 4 ये हो गया 33। टोटल व्यंजन संख्याएं कितनी हो गई? 33 हो गई, तीनों को मिला करके। और स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन सी जानते रहिए? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ। एकदम विस्तृत पढ़िए। ओ, औ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, सॉरी देखिए, छोटा छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये रहा आपके सामने 11। हम आपको हर्ष और दीर्घ स्वर का बताने लगे थे। देखिए, ये स्वरों की संख्या कितनी? 11 है। और व्यंजन की संख्याएं 33 होती है। ये रहा आपके सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जो दूसरे वर्णों का सहारा ना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? तुरंत बताइए जी। अरे भाई, जरा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो, स्वतंत्र माने दूसरे वर्णों का सहारा ना ले, दूसरे वर्णों का सहारा ना ले, सहारा ना ले, ना ले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सब लोग स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कल हमने आपको अगले सेशन में बताया था। अब स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों को बोलते समय
दूसरे वर्णों का सहारा ना लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र कहते हैं। लेकिन व्यंजन दूसरे वर्णों का सहारा लेता है, वो स्वतंत्र नहीं है। हमारी बात समझ में आ गई? अब आप जानिए बोली किसे कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन तो सही है, लेकिन चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग खूब अच्छे से जानते रहिएगा जी। देखिए, बोली कहते हैं ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा को, ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं सी? बोली कहते हैं। हमारी बात समझ में आ रहा है? ये रहा आपके सामने। जो हम लोग गांव में बोलते हैं सी, गांव में कहते नहीं और भैया खाना खा लिया कि नहीं, वो ग्रामीण और क्षेत्रीय भाषा को ही बोली कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड भैया। और व्यंजन जो स्वरों के माध्यम से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। और व्याकरण के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। इसको जानते रहिए, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, हिंदी में मूल स्वर हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? क्या आप बता सकते हैं? हिंदी में मूल स्वर, बाबू देखिए, इसी को चाहे हर्ष स्वर कहिए, चाहे इसी को आप मूल स्वर के नाम से जानते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है? वही स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए तो उसे हम सभी लोग क्या कहेंगे जी? स्वतंत्र कहते हैं। उसी को हर्ष मूल स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, हर्ष स्वर में हम आपको बताए थे 4 वर्ण होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा, उ, री। अब आप समझिएगा, ठीक है। यहीं पर आप सब लोग कुछ चीजों को समझिए अच्छे से। जैसे हम आपको बता रहे थे स्वर के भेद, अब आपको बता दे रहे हैं स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला भेद कौन सा है? सबसे पहला भेद है हर्ष स्वर, हर्ष या मूल स्वर, हर्ष या मूल स्वर, हर्ष या मूल स्वर। अच्छा, हर्ष या मूल स्वर में जी कितने वर्ण हैं टोटल? हर्ष या मूल स्वर में 4 वर्ण हैं। देखिए, छोटा, छोटी, छोटा उ और री। हम आपको कल वाले सेशन में हमने आपको बता दिया था, चारों ऑप्शन के बारे में विस्तृत बता। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ये अब उसके बाद आपका आता है तीसरी हेडिंग है संयुक्त स्वर। और हमने कल आपको बताया था जी, संयुक्त स्वर में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो आपने कहा था कि सर संयुक्त स्वर में टोटल 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। ये रहा आपके सामने 4। देखिए, 4 3 7 7 4 11। स्वरों की संख्याएं कितनी है? 11। मेरी बात समझ में आ गया? तो एक यहाँ पर क्या पूछ रहा है? हर्ष स्वर कितने हैं? मूल स्वर मतलब हर्ष स्वर, चाहे उसी को मूल स्वर कहिए, हर्ष स्वर कितने वर्ण है? 4। छोटा, छोटी, छोटा, उड़ी। छोटा आ, छोटी, छोटा, उड़ी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आप सब लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए जी, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर सजातीय मूल दीर्घ है? यहाँ पर आपको भागना नहीं है कि सजातीय क्या है, मूल दीर्घ क्या है। आपको डायरेक्ट ये देख लेना है कि दीर्घ स्वर क्या है। अब आप बताइए, हम आपको यहाँ पर बताए थे, देख लीजिए। दीर्घ स्वर में 3 वर्ण होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ होते हैं। तो अब यहाँ आप बताइए दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर में आप पहले जानिए कितने वर्ण होते हैं सी? दीर्घ स्वर में जी हमारे पास 3 वर्ण होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। 3 वर्ण होते हैं। ये रहा आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर अब देखिए, बड़ी ई, बड़ा उ तो आया नहीं, बड़ा आ आया है। ये बी ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। धुआंधार तरीके से एकदम तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। एकदम झंडा गाड़ दीजिए यार। नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो, कुछ काम करो। यार क्या जवाब देंगे गांव में जाकर के मैंने क्या किया है? अरे सफल हो जाओगे ना तो वही पटीदार जो जलता है ना,
मुंडी नीचे करके चला जाएगा। सपना तो माँ बाप का है, लेकिन पूरा आपको करना है सर्विस पा करके, ठीक है जी। चलिए, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताएंगे ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। तुरंत बताइए जी, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? बिल्कुल आप सब लोग बता सकते हैं ए और ए का उच्चारण स्थान। अब पहले आप सब लोग समझिए, ए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य पे होता है। कंठोष्ठ में दो वर्ण होते हैं, ओ और औ, ओ और औ। और कंठ तालव्य में दो वर्ण हैं, ए और ए। दो वर्ण होते हैं, दोनों इसको जानते रहिएगा, ठीक है। और दंतोष्ठ में एक वर्ण होता है वा, और मूर्धन्य से टा वर्ग बोला जाता है, जिसे हम इसी मूर्धन्य को हम सभी लोग मूर्धा के नाम से जानते हैं। और मूर्धा कहाँ लिखे? टा टा था, ये जीभ के ऊपर, ये हमारा मूर्धा एकदम जीभ के ऊपर वाला पीक वाला पॉइंट, उस वहां से टाठा डाढ़ा। टा वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। टाठा डाढ़ा अड़ा, ये 5 वर्ण है। और टाठा डाढ़ा अड़ा कहाँ से बोला गया? मूर्धा से बोला जाता है, उसी को संस्कृत में हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। तो कंठोष्ठ यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लेकिन सारे ऑप्शन के बारे में जानिए। कंठोष्ठ की परिभाषा क्या है? कंठ, ओंठ और जिह्वा के स्पर्श से, स्पर्श माने ना पकड़ के भेंटे लागे, नहीं जी। कंठ, ओंठ और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं जी। कंठोष्ठ से टोटल कितने वर्णों का निर्माण हुआ है जी? 2 वर्णों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? ओ, औ। और कंठ तालव्य की परिभाषा है कंठ, तालु और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाए तो उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, ए आई। और दंतोष्ठ की परिभाषा जानिए, दांत, ओंठ और जिह्वा, जब तक जिह्वा ना छोए तब तक वर्णों का निर्माण ना हुए भैया, ठीक है। कहता दांत, ओंठ और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम दंतोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। मूर्धा की परिभाषा है मूर्धा और जिह्वा, देखिए टा था डा, हमारी जिह्वा तुरंत छूती है ये मूर्धा को, इसीलिए कहा गया मूर्धा और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम मूर्धा वर्ण के नाम से जानते हैं। मूर्धा वर्ण से टा वर्ग बोला जाता है, टाठा डाठा अड़ा। मेरी बात समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं 4 ऑप्शन के बारे में विस्तृत बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब आप बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? बेटा 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व माने होता है एक मात्रिक, दीर्घ माने द्विमात्रिक और प्लुत माने त्रिमात्रिक, जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ओम लिखते हैं। ओम शब्द त्रिमात्रिक है, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। हर्ष का मतलब होता है एक मात्रिक छोटा, और दीर्घ का मतलब 2 मात्रिक बड़ा, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा बनता है। और प्लुत में ओम 3 मात्रिक, 3 मात्राओं से मिलकर बनता है। तो देखिए भैया, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वर्णमाला में अंक और आह को क्या कहा जाता है? जरा आप सब लोग बताएंगे। आइए, उसको आयोगवाह कहते हैं, इसको जान लीजिएगा। और आयोगवाह शब्द किस विद्वान ने कहा है जी? इसको किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है। इनके बारे में खूब अच्छे तरीके से जान लीजिए आप। किसने कहा है जी? किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है। किसने कहा है जी? किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है। किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है, परिभाषा जान लीजिए कि अंक आह ना तो स्वर है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। उन्होंने इसे क्या कहा जी? उन्होंने इसे आयोगवाह कहा। क्या कहा है? आयोगवाह कहा है। उन्होंने इसे आयोगवाह कहा। अच्छा, कब कहा है? क्वेश्चन पूछता है, इसको भी जानते रहिए, कब कहा है ये भी जान लीजिए जी।
उन्होंने कहा है 7 सितंबर 1976 को। मेरी बात समझ में आ गई? कब कहा है? 7 सितंबर 1976 को, 1976 को। मेरी बात समझ में आ रहा है तो धुआंधार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्र और मित्राणियों के पास तक भेजते रहिए कि सर अश्विनी सर आ गए धूम मचाने के लिए और इस बार झंडा गाड़ देंगे। और ये बात जान लीजिएगा, दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 से देख लीजिएगा 7000 प्लस बच्चे टेट क्वालिफाई करेंगे। तो आप सभी लोग मेहनत जारी है और इसी मेहनत में शामिल हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए आयोगवाद शब्द किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है। उन्होंने कहा है ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, मंजन नहीं ना तो व्यंजन है। उन्होंने इसे आयोगवाह कहा है। कब कहा है? 7 सितंबर 1976। कहीं भी यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिएगा, कोई भी आपको बाई डेट पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। पहली बार मैंने किसी को बताया है 7 सितंबर 1976। ये 6 है, जानते रहिएगा 6 है को उन्होंने आयोगवाह कहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अब आप ये जानेंगे कि संयुक्त स्वर, अब यहाँ पर आप जानिए संयुक्त स्वर। ठीक है जी। देखिए संयुक्त स्वर में टोटल कितने वर्ण होते हैं? चारों ऑप्शन के बारे में जान लीजिए। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण थे जी? अंतस्थ में या, रा, ला और वा। यहाँ पर मैंने आपको छोटे में बता दिया या, रा, ला। और द्विगुणी में 2 वर्ण होते हैं, डा और ढा। द्विगुणी में 2 वर्ण होते हैं। इसी द्विगुणी को हम सभी लोग, इसका एक नाम और है बच्चा, इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। इसी को किसको नाम से जानते हैं जी? इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें 2 वर्ण है, डा और ढा। अब हम आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। बताइए जी व्यंजन की कुल संख्या सामान्यतः कितनी मानी जाती है? जरा बताएंगे आप सभी लोग। बताइए जी, बताएंगे व्यंजन की कुल संख्या सामान्यतः कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। वो भी कौन कौन सा है? देखिए स्पर्श व्यंजन पहला है, स्पर्श व्यंजन जी। स्पर्श व्यंजन में टोटल कितने वर्ण होते हैं बेटा? 25 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अब बता दे रहे, का था गा अंगा, चा था गा इया, का था गा अड़ा, ता था दा ना, पा फा बा बा मा। का जिसे हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कहते हैं। 25 ये हो गया। मेरी बात समझ में आ गया जी। और उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन जी। देखिए अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं इसको जानते रहिएगा जी। देखिए अंतस्थ व्यंजन में टोटल 4 वर्ण होते हैं। वो भी कौन कौन से? या, रा, ला, वा होते हैं। और उसके बाद है जी, देखिए जी उसके बाद क्या है? उसके बाद ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन में जी कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। सा, 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 हा, 4। ये 33 हो गया। देखिए 25, 4, 29, 29, 4, 33। हमने आपको बताया था व्यंजन संख्याएं कितनी होती हैं? 33 होती हैं। वो भी कौन कौन सी होती है जान लीजिए। देखिए जी का वर्ग हो गया, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, वो भी जान लीजिए। सब में 5-5 वर्ण है और पा वर्ग है। 50-25 ये रहा आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए जी 4 यहाँ पर कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। यहाँ पर 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। ये 25, 4, 29, 29, 4, 33 ये रहा आपके सामने 33 व्यंजन। ये पहला पॉइंट है, समझ लीजिए। दूसरा है सब मिलाकर के मैंने आपको बता दिया जी। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, खूब अच्छे समझिए जी। झंडा गाड़ देना इस बार, या तो इस बार या तो उस बार। मेहनत कीजिए यार, तभी रंग लाएगी मेहनत। अगला क्वेश्चन बताइए का वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ये कह रहा है कि जो का वर्ग है, का वर्ग का मतलब काखा गाढ़ा अंगा, वो कहां से बोला जाता है? वो कंठ से बोला जाता है। कंठ से क्या बोला जाता है? काखा गाढ़ा अंगा। इसको आप जानते रहिएगा क्या बोला जाता है जी? काखा गाढ़ा अंगा बोला जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद तालु से क्या बोला जाएगा जी? तालु से आपका चा वर्ग बोला जाता है। कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा और इया। ये रहा। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और मूर्धा से
टा वर्ग बोले जाते हैं जी। कौन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। आपको हम चारों ऑप्शन के बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है जी, जिससे आप जिंदगी में कभी मत भूलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और दांत, दंत से कौन बोले जाते हैं? ता वर्ग बोले जाते हैं। ता, था, ता, था, दा, धा और ना। ये रहा किसान। अब का वर्ग में भी ये है, सी ऑप्शन सही है भैया। का उच्चारण माने होता है बोलना। बाबू चाहे इसे उच्चारण कहिए चाहे इसी को बोलना कहिए कि का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ से बोला जाता है। और चा वर्ग चाचा दादा यहाँ तालु से बोला जाता है। तालु कहाँ है? उसी मसूड़े को तालु कहते हैं। मूर्धा पीक पॉइंट है और कंठ ये दांत, ये इसको जान ही रहे हैं। और कंठ से काका दादा अंगा, मूर्धा से टाटा टाटा अड़ा, दांत से ताथा दाधा ना। क्लियर हो जा रहा है जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चाचा जाधा को उच्चारणात्मक विशेषता के आधार पर क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? चा छा जा झा को उच्चारण माने उच्चारण के आधार पर उसे क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किससे कहते हैं इसको जान लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के स्पर्श के साथ साथ ज्यादा सांसों का प्रयोग हो तो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें चार वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, झा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नासिक से 5 वर्ण है, अंगा, या, अड़ा, अंगा, या, अड़ा, ना और मा। इसी नासिक को हम सभी लोग यहाँ पर पंचमा अक्षर के भी नाम से जानते हैं। पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, वो चाहे का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो। देखिए मेरी बात, ये देखिए हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, इसी को पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो आप जान ही रहे हैं, या, रा, ला और वा। उस व्यंजन में 4 वर्ण है, सा, सा, सा और हा। ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? अभी मैंने आपको बताया टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। इसी को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं जी? मूर्धन्य कहते हैं। और कंठ से क्या बोला जाता है? का वर्ग। का वर्ग में कितने वर्ण है जी? काका दादा अंगा है। और दंत से भैया कितने वर्ण बोले जाएंगे? 5 वर्ण। ता वर्ग, ताथा दादा ना। ओष्ठ से भैया पा वर्ग बोला जा रहा है। देखिए पा, फा, बा, भा, मा। ओठ और ओठ के स्पर्श से भैया बम विस्फोट नहीं करना है, यहाँ पर वर्णों का निर्माण करना है। पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, टा वर्ग। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जैसे अंगा, या, ड़ा, ना, मा क्या कहलाता है? अभी हमने आपको बताया था क्या कहलाता है। उसी को अनुनासिक या नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। देखिए ये नासिक को मैंने क्या कहा था? पंचमाक्षर कहा था। अब वहां पर वही क्वेश्चन घुमा दिया, पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर ये घुमाया कि 5वां अक्षर माने पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? नासिक या अनुनासिक के भी नाम से जानते हैं। हर वर्ग के 5वें अक्षर को पंचमा अक्षर, अनुनासिक और नासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कंठ और नाक से बोला जाता है। देखिए या, अंगा, ड़ा, ना, मा। कंठ और नाक के सहारे जो वर्ण बोले जाएं तो उसे हम अनुनासिक या नासिक वर्ण या पंचमा अक्षर वर्ण के नाम से जानते हैं। अंतस्थ में जान ही गए आप, यारा लावा उस व्यंजन में सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताया है जी, यारा लावा आपका अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है जान लीजिए। कहता है थोड़े सांसों के द्वारा, आप पहले समझिए। देखिए अंतः धन अस्थ, अंतः माने होता है थोड़ा, अस्थ माने होता है सांस। परिभाषा तैयार हो गया। थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 वर्ण होते हैं, या, रा। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण। देखिए मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, या, रा, ला, वा। मेरे साथ बोलिए, या, रा, ला, वा। देखिए कितने कम सांसों के द्वारा, कम सांस मतलब थोड़े सांस, इसीलिए कहा गया थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, छत, त्रि, या और स्रा होता है। ये संयुक्त व्यंजन के 4 वर्ण हैं।
स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, हमने आपको बताया था। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उस व्यंजन में हमने आपको बताया सा और हा, इसमें 4 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए जी, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया बेटा, ऊष्म व्यंजन के 2 नाम हैं, चाहे उसी को ऊष्म व्यंजन कहिए, चाहे उसी को आप संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। संघर्षी और इन दोनों का मतलब, इन दोनों की परिभाषा क्या है? ज्यादा सांस। तो यहाँ पर जितने भी वर्ण होते हैं कैसे बोले जाएंगे? वो सब ज्यादा सांसों के द्वारा बोले जाएंगे। कहते हैं ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसमें वही है सा हा। ठीक है, ये भी जान लीजिए कि सा हा कहाँ से बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा करता है आपके टेट में, और देखिएगा 110% है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। अब आप देखिए, ये जो बड़ा सा है इसे कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। इसी तालु को हम लोग संस्कृत में तालव्य के भी नाम से जानते हैं। षटकोण वाला सा मूर्धा से बोला जाता है बच्चा, इसी को हम सभी लोग मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। छोटा सा हमारा दंत से बोला जाता है, इसे हम सब लोग दंत के नाम से जानते हैं। और हाँ हमारा कंठ से बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत तेज करता है, यहाँ का इसको जानते रहिएगा। स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, छा, जैसे भी हमने आपको पहले बताया था। और परकंपित व्यंजन में 1 वर्ण होता है रा। परकंपित का मतलब होता है, देखिए कंप माने कंपन नहीं करता, कंपन नहीं करना। कहता हमारी हिंदी वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलते समय हमार जिह्वा कांपे लागत है, मतलब हमारी जिह्वा कंपन नहीं करती। वो क्या है? रा। हम जो कहते हैं रा, आप बोलिए रा। हम जो रा कहते हैं तो हमारी जिह्वा कंपन नहीं करती है, उसी कंपन का नाम है परकंपित। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, आप लोग जान ही गए हैं, या, रा, ला, वा। ये रहा सामने। अगला क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। छा वर्ण, यहाँ पर हलंत, यहाँ पर का में हलंत होना चाहिए था, मैंने बना दिया है। देखिए छा वर्ण का और सा के मेल से बनता है, का में हलंत होता है। ठीक है, छा बनता है ये, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही, हलंत लगा रहता है। और इसमें क्वेश्चन और बनता है कि छा का प्रथम वर्ण कौन सा है? का है। क्वेश्चन बनता है कि छा का प्रथम वर्ण कौन सा है? का है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ज्ञा वर्ण किन 2 वर्णों मेल से बना है? तो जानते रहिएगा जी। तो जो ज्ञा वर्ण है वो ऐसे बनता है, जा प्लस ज्ञा बराबर ज्ञा बनता है। ए बाबू, जब जा और इया मिला तो क्या बना? ज्ञा बना जी। और ज्ञा का प्रथम वर्ण कौन सा है? जा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर या और वा को कहते हैं, जान लीजिए। अर्धस्वर में 2 वर्ण होते हैं, या और वा। अच्छा, अर्धस्वर कहते किसे? इसको जान लीजिए। जब शंकर भगवान जी डमरू बजा रहे थे तो पाणिनि जी उस ध्वनि को लिख रहे थे, तब वहां से संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ, संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। जहां पर डमरू की ध्वनि हल्का धीमी पड़ गई, वो पाणिनि जी को नहीं सुनाई दिया, तो उन्होंने वहां पर हलंत का प्रयोग कर दिया, और या और वा पर ध्वनि कम सुनाई दी, तो उन्होंने कहा ये है अर्धस्वर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। और छांत्रिंग व्यासरा ये क्या है? ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते थे, छत्रिंग व्यासरा। डाढ़ा हमारा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है जी, चाहे उसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसी को द्विगुणी के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, रा व्यंजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जरा आप लोग बताइए। रा को हम सभी लोग, ये परकंपित तो है, ये परकंपित का एक और नाम है लुंठित। बी ऑप्शन सही है। कहते हैं उसी परकंपित को लुंठित के भी नाम से जाना जाता है। लुंठित का मतलब ही होता है जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा कंपन न करे, उसे हम परकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। उससे एक वर्ण बोला जाता है, रा है। पार्श्विक व्यंजन में एक वर्ण होता है बेटा, ला होता है। उसी पार्श्विक को पार्श्व या पारसी के भी नाम से जानते हैं। पार्श्विक की परिभाषा होती है
कि जिन वर्णों को बोलते समय बगल से सांसें निकलती हों उसे पारसी व्यंजन कहते हैं। जैसे कहा ला, देखो ला ला ला, सामने सांस नहीं निकल रही बगल से, ला ला बगल से सांसें निकलती, इसलिए कहा गया जिन वर्णों को बोलते समय बगल से सांसें निकले उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम सभी लोग पार्श्व व्यंजन के नाम से आते हैं। इसमें एक वर्ण है ला। उत्क्षिप्त व्यंजन में हमने आपको बताया था दो वर्ण हैं, डा और ढा। संघर्षी व्यंजन उसी ऊष्म व्यंजन को कहते हैं। इसमें 4 वर्ण हैं जी, सा 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 हा, 4 वर्ण है। हमारी बात समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। सर ला वर्ण का उच्चारण स्थान और प्रकार क्या है, जरा बताइए। ला वर्ण का उच्चारण स्थान और प्रकार क्या है, क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? बिल्कुल, इसी को पार्श्विक भी कहते हैं और ये दांत से भी बोला जाता है। ये पार्श्विक मैंने पहले ही ला बताया। लुंठित और मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं वो रा होते हैं और टा वर्ग होते हैं। टा ठा डा डा अड़ा भी मूर्धा से बोला जाता है, रा भी मूर्धा से बोला जाता है। नाक और ओंठ, नासिक नासिक और ऊष्म और कंठ, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर ला वाला ए ऑप्शन सही है। मेरी बात समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, जरा आप सभी लोग बताएंगे। ये दोनों गलत है, यहाँ पर कोई इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। तो आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा? आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। मैं हूँ आपके सामने अश्वनी सर, धुआंधार तरीके से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। चिंता मत कीजिएगा, इस बार झंडा गाड़ दीजिएगा। और दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 को आप सभी लोग धुआंधार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जी। अब मैं चलता हूँ, अगले सेशन के साथ में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।